हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन और 71 लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 47वें क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं और ये क्वेश्चन देखिए न्यूज़ में इसका एप्लीकेशन हमेशा रह रहा है। जब जब सुप्रीम कोर्ट अपना पावर थोड़ा एक्टिविस्ट रोल के रूप में एक्सरसाइज करती है तो ये न्यूज़ में बन ही जाता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, क्योंकि रेगुलरली आपको पीपीएससी ने इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको पूछे हैं। लगातार जुडिशरी के एक्टिविस्ट रोल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो करंट प्लस स्टैटिक दोनों का एक इंटरमिक्सिंग आप कह सकते हैं इस टॉपिक में है, इसलिए हाईली रेलिवेंट है। सो इट इज सेड जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ नेसेसरी इविल। अगर बीपीएससी के क्वेश्चन के टर्म्स में बात करें तो डबल एज्ड वेपन यूज किया गया इसके लिए। सो डबल एज्ड वेपन, तो नेसेसरी इविल या डबल एज्ड वेपन जुडिशियल एक्टिविज्म को बोला जाता है। इसी चीज को डिस्कस करना है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब इस तरह के टॉपिक आते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल है और पूछा हुआ क्वेश्चंस है, तो हम अपने पॉइंट्स कितना ज़्यादा एनरिच्ड और अभी का रिसेंट समय का रेलेवेंस के साथ दिखा सकते हैं, तब और अच्छा हम लोगों को मार्क्स मिलेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इसकी अगर शुरुआत की बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग अगर आते हैं स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसका कोई रिसेंट रेफरेंस दे दीजिए। जहां पे कोई एग्जांपल आपको दिख रहा हो रिसेंट रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर आप इसके डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो। मेरा सजेशन होगा रिसेंट कोई रेफरेंस दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके बाद जब बॉडी पार्ट में आएंगे तो बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है, मेजरली 4 हेडिंग्स पे काम करना है। सबसे पहला जो होगा वो होगा इसका इवोल्यूशन दिखाना आपको। अगर आपने डेफिनेशन यहाँ मीनिंग समझा दिया इंट्रोडक्शन में, तो मीनिंग आप फिर स्किप करके डायरेक्ट इवोल्यूशन पे जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर मीनिंग नहीं समझाया तो पहले आप डिफाइन करोगे जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, फिर आप इवोल्यूशन पे जाएंगे अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिस आर्टिकल से इसका बेस मिलता है वो वाला पार्ट। दूसरा, अब आप नेसेसरी इविल जो लिखा हुआ है तो आपको दिखाना है कैसे नेसेसरी है, मतलब एक तरह से सिंपल वर्ड्स में समझे तो आर्गुमेंट्स इन फेवर। और दूसरा, इविल मतलब आर्गुमेंट्स अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म। चौथा, व्हाट इज द करंट वे फॉरवर्ड, या फिर इसका जो बैलेंस होना चाहिए उस चीज को लेकर क्या नियम है या सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग देखेंगे। देन यू विल कंक्लूड। इनरिचमेंट का स्कोप कहाँ पे है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले पार्ट में आप इसको कैसे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा, यही आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, जो क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। आइए शुरू करेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर अगर हम लोग आते हैं तो आपको रिसेंट अगर इसका डेवलपमेंट दिखाना है ना, तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो, exercising the powers under Article 142, Supreme Court recently took suo motu cognizance of UGC equity reforms and put stay on its implementation, highlighting the necessary activist role। ठीक है, तो रीसेंट डेवलपमेंट से हमने शुरू किया इस पूरे आंसर को। अब जुडिशियल एक्टिविज्म के डेफिनेशन से शुरू करते हैं, बहुत प्लेन इंट्रोडक्शन है और ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है तो आपका आंसर बाकी से बेहतर कैसे होगा। तो इसलिए एक्सरसाइजिंग द पावर्स अंडर आर्टिकल 142 जो बेस देता है जुडिशियल एक्टिविज्म को। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या किया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद से एक्शन लेते हुए क्या किया, यूजीसी इक्विटी रिफॉर्म्स के ऊपर स्टे लगा दिया कि ये इंप्लीमेंट अभी इसको ना किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल माना जा रहा था ये रिफॉर्म्स। एंड दैट प्रोवाइडेड या हाईलाइटेड द नेसेसरी एक्टिविस्ट रोल ऑफ जुडिशियरी। ये इंट्रोडक्शन बेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग जो पोस्ट इंट्रोडक्शन या बॉडी के पहले जो आप एक कनेक्टिंग
लाइन या लिंक एस्टैब्लिश करेंगे वो आप आर्टिकल 142 को पूरा का पूरा इलैबोरेट कर देंगे और इसमें एक लाइन पे फोकस करेंगे, दैट इज कंप्लीट जस्टिस। सो 142 आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन करोगे कि आर्टिकल 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी तरह का ऑर्डर पास करने का अधिकार होता है और वो अधिकार पूरे देश भर में इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो जब कोर्ट कोई कंप्लीट जस्टिस देने के लिए किसी भी तरह का ऑर्डर पास कर सकता है, तो अगर मैं बोलूं ये ऑर्डर 3 डोमेन में बढ़ता है हमारे देश में, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, 3 दायरा हुआ ना पावर्स का। अगर जुडिशियरी कोई भी तरह का ऑर्डर का बात आ रहा है कि कर सकता है पास, जो उसके डोमेन के बाहर का होगा, मतलब कौन सा 2 डोमेन में हो गया, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो यही क्या कहलाएगा, एक्टिविज्म का एक बेस दे दिया आर्टिकल 142, क्योंकि वहां सीमित नहीं रखा गया है कि जुडिशियरी केवल अपने दायरे में ही ऑर्डर पास करेगा, पास एनी ऑर्डर क्या करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए। सो इस आर्टिकल के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म का बेस मिल रहा है। और फिर एक छोटा सा डेफिनेशन आप यहाँ पे दे दीजिए एक्टिविज्म का, और इसको ऐसे लिखिएगा, द एक्शन ऑफ जुडिशियरी टेकन इन एक्सेस ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन, एक्सेस ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन मतलब अपने जुरिस्डिक्शन से ज्यादा बाहर निकलते हुए कोई एक्शन जब जुडिशियरी लेता है वही एक्टिविज्म कहलाता है। और अगर आपको इसको किसी रेफरेंस के द्वारा बैक करना है तो एसपी साठे ने इसको डिफाइन किया था। सो एसपी साठे का डेफिनेशन भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि वैसा कोर्ट जो किसी भी प्रोविजन को नया मीनिंग देता है या नए तरह से इंटरप्रेट करता है ताकि वो अभी के चेंजिंग कंडीशन को सूट करे या मीट कर जाए, यही कहलाता है कि वो एक्टिविस्ट कोर्ट है। तो आप उस एसपी साठे का भी जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। ये पोस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। अब हमारा बॉडी का जो अगला हेडिंग है उस पे आएंगे और 2 कॉलम के थ्रू आपको समझाना है। एक ये नेसेसरी, अच्छा बिफोर दैट यू हैव टू मेंशन इन शॉर्ट पैराग्राफ द इवोल्यूशन, कि हमारे देश में इसका इवोल्यूशन कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ में समझा दीजिएगा, ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचना है। देखिए, इनिशियली द हायर जुडिशियरी फॉलोड जुडिशियल रिस्ट्रेंट या ऑब्जर्व जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है, एक्टिविज्म का ऑपोजिट। जब जुडिशियरी अपने डिफाइंड लिमिट के बाहर जाने का कोशिश करे ही नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस, दैट विल बी टर्म्ड एज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अगर एग्जांपल से समझाएं हम तो आप एग्जांपल दे सकते हैं एके गोपालन केस का। सो एके गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल एनिमल एग्जिस्टेंस है, आप जी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, वही आपका राइट टू लाइफ है, मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स। सिमिलरली गोलकनाथ केस में आर्टिकल 368 का टाइटल लिखा हुआ था प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रोसीजर सिर्फ दिया है, पावर नहीं अमेंडमेंट करने का, इसीलिए एफआर को सैक्रोसैंक्ट बता दिया। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब जब जुडिशियरी अपने दायरे के द्वारा रिजिडली स्ट्रिक्ट रहे तो वो कहलाता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। शुरुआती दिनों में हमारे यहाँ पर हायर जुडिशियरी रिस्ट्रेंट ऑब्जर्व किया, लेकिन एक वाटरशेड मोमेंट आएगा और उसी का जिक्र आप कर दीजिएगा, केशवानंदा भारती केस। So Keshwananda Bharati case provided the watershed moment in judicial activism because इसके बाद जुडिशरी का एक्टिविस्ट रोल शुरू हो गया। चाहे आप बात कर लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का खोज, अब संविधान में कुछ चीजें कभी बदली नहीं जा सकती, ऐसा प्रोविजन अगर मेंशन करना भी होता तो वो पार्लियामेंट करता, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट के पास है। जुडिशरी किया मतलब दायरा क्रॉस हुआ, एक्टिविज्म। आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं, इंडिया क्या फॉलो करेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 में अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखना है तो वो कौन लिखता, पार्लियामेंट। कौन लिखा, जुडिशियरी, मतलब एक्टिविस्ट रोल। तो केशवानंद भारती केस के बाद एक्टिविस्ट रोल हमारे देश में प्रोमिनेंट हो गया। अब आते हैं कि कैसे ये नेसेसरी है। सबसे पहला, और सारी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे क्यों जरूरी है। सबसे पहला वर्ड यूज कीजिए कंप्लीट जस्टिस। पहला पॉइंट क्या यूज करेंगे, कंप्लीट जस्टिस। और हम लोग ना एग्जाम्पल के साथ बताएंगे इसको, सिर्फ कंप्लीट जस्टिस वर्ड से नहीं होगा।
क्योंकि बाकी बच्चे भी लिखेंगे। कैसे कंप्लीट जस्टिस, वो सब्सटेंशिएशन भी कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल लीजिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी केस। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। हमारे यहां पर जब लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं, मतलब सिविल रॉन्ग्स की बात करते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग ब्रिटेन से डिराइव किए हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और दूसरा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है जो अपने प्रीमाइसेस में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रख रहा है जिसका लीकेज से हैवॉक या डिजास्टर क्रिएट हो सकता है। तो जिस तरह का, जिस नेचर का वो पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में सब्सटेंस है, जिस तरह का वो बिजनेस चला रहा है, उसके बेसिस पे एक लाइबिलिटी डिसाइड होती थी प्रोड्यूसर की, और ये प्री डिसाइडेड रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। लेकिन जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो उस केस में उसका जो हैवॉक था या जो इम्पैक्ट था वो कभी भी प्री डिसाइड हो ही नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? इतना लार्ज स्केल इम्पैक्ट पड़ा कि आज भी असर दिखता है वहां पे जिनका जन्म होता है, जिन बच्चों का जन्म वहां हो रहा है, आज भी असर दिख रहा है, इतना लार्ज स्केल का था। तो ये कभी भी कॉम्पनसेशन पहले से डिसाइड हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस तभी मिलेगा जब हम लोग क्या अप्लाई करें, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। उस समय तक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अप्लाई करते हुए कहा कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहता है जिस नेचर का इम्पैक्ट उसी नेचर के बेसिस पर डिसाइड होगा उस प्रोपोर्शन में कॉम्पनसेशन। तो पूरी तरह से लायबल बनाया जाएगा प्रोड्यूसर को। तो कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के लिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से किस पे मूव करा दिया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी पे। अगेन इट वाज अ पार्ट व्हिच शुड हैव बीन डन बाय द लेजिस्लेचर बट वाज डन बाय जुडिशियरी। एक्टिविज्म का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड, चलिए यहां पे देखेंगे अगला एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे देख लेते हैं। सेकेंड नेसेसरी पॉइंट क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे यहां पर दैट इज टू फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम या द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द अदर टू ऑर्गन्स। ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव वैक्यूम का मतलब क्या होता है समझिएगा। इसके लिए केस है हमारा, यहां पे भी एग्जांपल देंगे, विशाखा केस। विशाखा एक एनजीओ है राजस्थान का जिसने एक पीआईएल फाइल किया कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस जो होता है महिलाओं के खिलाफ खासकर, उसका रिपोर्टिंग बहुत कम स्केल पे होता है। और ये देखा गया कि ये हैरेसमेंट केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं दो कारणों से। इसका ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो दो कारण है। पहला कारण तो ये कि वहां पर नौकरी जाने का डर रहता है वर्कर्स को कि हमको कहीं नौकरी फिर मिलेगा नहीं, यहां से तो हट ही जाएंगे, कहीं और भी नहीं मिले शायद। और दूसरा होता है ना कि वहां पे रिलेशन जो है वो आपको एक आदमी सुपीरियर पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक इंफीरियर। तो उस केस में ये उनको लगता है कि जब लोअर कोर्ट्स में मैटर जाएगा तो हमेशा ये सुपीरियर पोजीशन वाला इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो कोई फायदा होना नहीं है, तो केस ही मत फाइल करो। और एक समस्या ये थी कि एक वैक्यूम था। वैक्यूम क्या, अलग से वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट के लिए कोई भी कानून नहीं था। 2013 में पॉश कानून आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया विशाखा गाइडलाइंस, मतलब एक कानून बना दिया प्रॉपर कि वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट के केसेस के लिए ये सारे सेफगार्ड्स हैं, हर कंपनी को ये चीजें फॉलो करनी है, इस तरह से रिपोर्टिंग किया जाएगा। मतलब जो काम पार्लियामेंट को करना था वो सुप्रीम कोर्ट किया, और 2013 में जाकर ये गाइडलाइंस एक कानून में कन्वर्ट हुआ जिसको हम लोग पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं। तो लेजिस्लेटिव वैक्यूम फिल करने के लिए एक्टिविज्म का रोल बहुत नेसेसरी है। तीसरा, प्रोटेक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ राइट्स। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ समस्या है भी नहीं, आप सीधा आर्टिकल 19 और 21 का एग्जांपल दे दीजिए। आर्टिकल 19 और 21 में जितने राइट्स इवॉल्व करके इंक्लूड किए गए वो सब एक्टिविस्ट रोल ही तो दिखा रहा है। लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे एक मेंशन करो, एंड दैट इज अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना अदर टू ऑर्गन्स का। इसलिए भी एक्टिविस्ट रोल जरूरी है क्योंकि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, अपने से एक्शन ले सकता है बिना केस फाइल हुए। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिए चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन केस। चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन केस में जहां काउंटिंग को का वीडियो वायरल हो गया था, जब वीडियो सामने आ गया पब्लिक में कि वहां देखा गया रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था रिजल्ट को। सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुओ मोटो एक्शन लिया और ऑर्डर दिया कि आप दोबारा से रिकाउंटिंग करो, और इलेक्शन का रिजल्ट जो था वो बिल्कुल ऑपोजिट आया। तो
अदर टू ऑर्गन्स को अकाउंटेबल कराने के लिए अभी एसआईआर के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद से एक्शन लेते हुए ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आधार कार्ड को आप कंसीडर करें। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि नेसेसरी है जुडिशियल एक्टिविज्म। नाउ हाउ इट विल बी कंसीडर्ड इविल, तो सबसे पहला वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और हम लोग मानते हैं कि ये बहुत एसेंशियल होता है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। तो ये पर्टिकुलर फिलॉसफी या मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो प्रिंसिपल दिया गया, इसका वायलेशन एक्टिविज्म के द्वारा होता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जुडिशरी क्या कर रहा है, लेजिस्लेट कर रहा है। सेकंड, इसको क्यों एविल बोलते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। हाउ इट विल बी डिसाइडेड कि यहाँ जरूरी था एक्शन जुडिशरी का, या फिर जुडिशरी ने अननेसेसरी इंक्रोचमेंट किया। जुडिशियल ओवररीच इज नोन एज द प्रैक्टिस व्हेन judiciary unnecessary interferes with the domain of other two organs as an adventure। तो बहुत थिन लाइन है, इस कारण से एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच में एक डिफरेंस एस्टैब्लिश करना जुडिशरी के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाएगा, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर आप कह सकते हैं पूरा का पूरा सिस्टम या स्टेबिलिटी जो ऑर्गन्स के बीच में डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरा डायमेंशन अगर आप देखेंगे क्यों इसको एविल हम लोग बोल सकते हैं, तो तीसरा है दैट इज द प्रैक्टिकल चैलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। चूंकि आपने ऑर्डर पास किया, उसको इन्फोर्स कराना है पूरे देश भर में, बट इसके साथ इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस भी अटैच रहता है। जैसे कि आप ऑर्डर जब पास करें तो आप समझ नहीं रहे कि हो सकता है कि ये ऑर्डर अभी तक इसलिए नहीं आया था क्योंकि, या ये वैक्यूम इसीलिए था क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं। जैसे 2014 का समय अगर बात करें तो लिकर बैन सॉरी क्रैकर्स बैन, दिल्ली में पार्शियल क्रैकर्स बैन किया सुप्रीम कोर्ट अनाउंस, और टाइम फिक्स कर दिया कि बैलेंस बनाना है अगर रिलीजियस फ्रीडम में और इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट में, तो क्या करो, एक समय बना दिया, इस समय आप पटाखा छोड़ेंगे। कैसे इंप्लीमेंट कराएगा इसको एग्जीक्यूटिव या पुलिस, बहुत मुश्किल हुआ। लोग हंसी मजाक भी बनाया ऐसे जजमेंट का। देन आया कि हाईवे के 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं रहेंगी। इलॉजिकल है। अगर पर्टिकुलर किसी ट्रक ड्राइवर को या कोई भी जो रास्ते से गुजर रहा है हाईवे वाले को, वो चाय थोड़ी है कि उसको चाय का दुकान दिखा तो क्या चलो चाय पी लेते हैं। शराब का दुकान दिख के थोड़ी शराब पीने लोग का मन करेगा। और दूसरा कि आपके पास एविडेंट डेटा भी नहीं है, तब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये आप मैनेज कैसे कराओगे, इंप्लीमेंट कैसे कराओगे। अब इस कारण से हर जगह पे स्टेट हाईवेज को लेकर बहुत सारी समस्याएं इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि काफी स्टेट हाईवे शहर के बीच से गुजर रहे हैं, तो बाद में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ कि म्युनिसिपल एरियाज को काउंट नहीं करेंगे। आखिर इतना सारा चेंजेस जो लाना पड़ा ना, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन चैलेंज है। और चौथा, अकाउंटेबिलिटी इशू एंड द कंपीटिंग राइट्स। अकाउंटेबिलिटी इशू और कंपीटिंग राइट्स क्या कहता है, सिंपल, सरकार कोई ऐसा फैसला लाएगी जिससे आपका अधिकार वायलेट होगा, आप कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन जब कोर्ट ही ऐसा कोई डिसीजन ले ले जिससे आपका अधिकार वायलेट हो रहा है, तो क्या अकाउंटेबिलिटी बची, फिर कहां जाएंगे हम लोग। क्योंकि आपने क्रैकर्स बैन किया टू प्रोटेक्ट द राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, but at the cost of Article 19(1)(g), that is the right to practice or business of those who were dependent on firecracker industry, या right to livelihood of those who were dependent on firecracker industry। इसको बोलते हैं competing rights का इशू। अब ये सारे इश्यूज के लिए वो जो जिसका राइट्स वायलेट हुआ वो कहाँ जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ही ये ऑर्डर पास किया। तो ये एक प्रॉब्लम आती है किसके साथ, एक्टिविज्म के साथ। नाउ हाउ इट कुड बी रेक्टिफाइड, और आपके यू कैन से इट कुड बी चेक्ड। तो देखिए, जुडिशियरी का एक प्रैक्टिस है, तो इस पे कोई दूसरा ऑर्गन तो चेक नहीं लगा पाएगा, जुडिशियरी खुद ही क्या करेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और इसीलिए एक केस मेंशन आप करेंगे, अरावली गोल्फ कोर्स केस। सो अरावली गोल्फ कोर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जजेस मस्ट नो देयर लिमिट्स and should not try to run the government as there is broad separation of power under this constitution। वो लाइन आप मेंशन करोगे कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलर इंटरवल्स पे जजेस को ये चीज समझाता है कि आपको अपना लिमिट मालूम होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर का आप रिस्पेक्ट करेंगे और आप गवर्नमेंट चलाने की कोशिश नहीं करेंगे।
और लास्टली जब आप कंक्लूड करो तो ये लाइन लिखो वहां पे कि ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि सबका अपना अपना डोमेन जो है उसको रिस्पेक्ट करेगा, एक ऑर्गन दूसरे के डोमेन को, ये जरूरी है। केवल तब जब बाकी दोनों ऑर्गन्स वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने में फेल कर जाएं या कंप्लीट जस्टिस दिलाने में फेल कर जाएं तो एक्टिविस्ट रोल जुडिशियरी का इनएविटेबल हो जाएगा। बस इसी लाइन से कंक्लूड कर दीजिए। So if the other two organs fail to create welfare state or to do complete justice, then the role of judiciary as the activism shall be inevitable। वो तब आएगा ही आएगा। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलरली पूछा गया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आप जितना अपडेटेड अपने आंसर में पॉइंट्स देंगे और जो पॉइंट्स है उसको सब्सटेंशिएट करेंगे तो आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले पॉलिटी के एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।